बच्चों इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उसमें फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो इट मे बी डिफाइन एज इट may be defined as the distance between nucleus and outermost cell. Distance between nucleus and outermost cell, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल किसी एटम का क्या बना लेते हैं, हमने कोई एटम ले लिया है Na का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें 3 सेल हैं, 1, 2 और 3, यानी Kl और M और N। अब इसका सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट सेल है, ये इसकी सेकंड सेल है और ये हमारे पास क्या है, इसकी थर्ड सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस से थर्ड सेल के बीच की दूरी, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है हमारी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक रेडियस जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे 2 डिफिकल्टी हमारे सामने आती हैं, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस को मेजर करते समय हमें 2 डिफिकल्टीज आती हैं, 2 डिफिकल्टीज, और वो क्या क्या होती हैं? एक तो फर्स्ट होता है एटम बहुत छोटा होता है, एटम इज वेरी स्मॉल, एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। सो स्मॉल इन साइज, और साइज होता है जो स्मॉलेस्ट एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस स्मॉल साइज डिफिकल्ट टू मेजर, उसे डिफिकल्ट होता है मेजर करने में, डिफिकल्ट टू मेजर, उसे आप मेजर आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एटॉमिक साइज को हम क्या है, एटॉमिक रेडियस को या फिर एटॉमिक साइज को प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम बहुत छोटे साइज का होता है। दूसरा होता है बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, there is no fixed path present around the nucleus where electron revolve। तो दूसरा ये रीज़न है कि हम क्या है, हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का हमने यदि मोमेंटम सही कैलकुलेट कर लिया तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है, और यदि उसकी पोजीशन हमने फिक्स निकाल ली है तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन जो वो फिक्स पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, जिन्हें हम पहले ऑर्बिट बोला जाता था कि ऑर्बिट वगैरह होते नहीं है। ठीक है, बाद में ऑर्बिटल्स आया था कि भाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस होते हैं, और उन स्पेसों में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन्हें ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इन 2 रीजन के कारण क्या होता है, एटॉमिक रेडियस को मेजर करना डिफिकल्ट होता है। पहला हो गया एटम बहुत छोटा साइज का, और इतना छोटा साइज मेजर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या है, फिक्स एनर्जी के पाथ, फिक्स पाथ होते नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम फिर एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं, तो फिर एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है
तो फिर एटॉमिक रेडियस को हम क्या है, दो तरीके से मेजर करते हैं। या तो हम कोवेलेंट रेडियस के फॉर्म में, कोवेलेंट रेडियस के रूप में मेजर करते हैं, या हम मेजर करते हैं उसको मेटालिक रेडियस के रूप में, मेटालिक रेडियस के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को अब हम दो तरीके से कह सकते हैं कि भी दो तरीके से एटॉमिक रेडियस आप मेजर कर सकते हो, एक तो कोवेलेंट रेडियस और दूसरा मेटालिक रेडियस। अब क्योंकि हमें क्या है, एटॉमिक रेडियस को हम क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और वो सारे क्या है, वो सारे एटम जो है वो मेटल एटम्स हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है मेटालिक रेडियस की, ठीक है। तो हम एक्चुअल में क्या है पढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में पढ़ेंगे, मेटालिक रेडियस की फॉर्म में, क्योंकि ये मेटल एटम्स है, राइट। हमारा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, अब मेटालिक रेडियस होती है, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू मेटल एटम बॉन्डेड टू द मेटालिक बॉन्ड। यहाँ पर एक एटम हो गया कॉपर का, मान लीजिए ये हमारे पास कॉपर है और ये भी हमारे पास क्या है, Cu है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कॉपर के एटम्स हो गए। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, एक एटम का ये न्यूक्लियस है, एक एटम का ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी का जब हम क्या काम करेंगे, आधा करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस आ जाएगी। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, मेटालिक रेडियस, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी आती है 256 पिकोमीटर, 256 पिकोमीटर। तो यहाँ से मेटालिक रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 256 पिकोमीटर, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी 128 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक मेटालिक रेडियस आ गई। यदि हम इन दोनों के बीच की दूरी को क्या है 256 कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास मेटालिक रेडियस 128 pm आ जाएगी। इस प्रकार से हमें एटॉमिक रेडियस को क्या है, मेटालिक रेडियस की टर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है जब हम 3D सीरीज के एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे तो उनकी हमको क्या है, एटॉमिक रेडियस और उनमें होने वाली वेरिएशंस को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 3D सीरीज एलिमेंट। थ्री डी सीरीज एलिमेंट्स, 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। एटॉमिक रेडियस हमारी इस प्रकार से 3D सीरीज के एलिमेंट्स इस प्रकार से स्टार्ट होते हैं। तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट, एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स increase from SC to CR, SC to CR, atomic radius of 3D series element decrease from SC to CR, डिक्रीज फ्रॉम SC टू CR। SC से जब CR की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी।
इंक्रीज नहीं क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसका रीजन क्या है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसका रीजन है क्योंकि एटॉमिक रेडियस ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि शील्डिंग इफेक्ट हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ठीक है। इन पे हमारी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, या नंबर ऑफ सेल्स हो गई हैं, ठीक है। यदि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी तो न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल घटेंगी तो एटॉमिक रेडियस घटती है। न्यूक्लियर चार्ज यदि हमारा पास क्या होगा, बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस को कम कर देता है। और यदि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। वहां से यहाँ पर हम क्या है, कुछ फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस का आंसर देने में। एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम Sc टू Cr। तो जब हम Sc से Cr तक जाएंगे, एटॉमिक रेडियस घटेगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के घट जाने से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या है, एटॉमिक रेडियस घटती है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस घटती है। एज इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल, जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, वैसे वैसे ही क्या है, जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। और उसकी वैल्यू कम होने से क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यदि हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट होता है कि जो बाहर वाली सेल पे लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज है, उसको अंदर वाली सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या काम कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये जो हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जो अंदर वाली सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इन इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले न्यूक्लियर चार्ज को क्या काम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज को बाहर वाली सेल पे लगने वाले न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देते हैं, अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सबसे ज्यादा शील्डिंग जो है, सबसे ज्यादा शील्ड कौन करता है और सबसे कम कौन करता है, सबसे कम करता है शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि बड़े साइज के ऑर्बिटल्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। और उससे ज्यादा शील्डिंग करता है डी ऑर्बिटल, उससे ज्यादा शील्डिंग करता है पी ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा शील्डिंग करता है कौन, एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के केस में शील्डिंग सबसे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम शील्डिंग की वजह से क्या होगा, और डी ऑर्बिटल की शील्डिंग कैसी होती है, कम होती है। और हमें पता है कि जब हम 3D सीरीज के एलिमेंट्स का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो पहले हमारे पास होता है डी ऑर्बिटल्स और बाद में होता है एस ऑर्बिटल। अब एस और डी ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो शील्डिंग इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली सेल है वो अंदर की तरफ खिंच जाएगी, और अंदर की तरफ खिंचने से क्या है, साइज क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो जब भी स्कैंडियम से हम टाइटेनियम, वेनेडियम या क्रोमियम तक जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस है या फिर बोल दीजिए मेटालिक रेडियस है, वो हमारी डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है और शील्डिंग इफेक्ट घट जाता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया स्कैंडियम से क्रोमियम तक। सेकंड है हमारे पास
after Mn from Fe to Cu, atomic size remains same. Atomic size remain same. एटॉमिक साइज सेम रहता है, लगभग सेम रहे, नियरली सेम. एटॉमिक साइज नियरली सेम या रिमेन सेम. ठीक है. इसका रीजन है न्यूक्लियर चार्ज काउंटर बैलेंस बाई न्यूक्लियर चार्ज काउंटर बैलेंस बाई शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है. न्यूक्लियर चार्ज काउंटर बैलेंस बाई शील्डिंग इफेक्ट. तो नियरली कैसा रहता है, सेम. तो यहाँ पे साइज नियरली सेम कर देते हैं, साइज नियरली सेम. ठीक है. इसका रीजन ये हो जाएगा. और थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है कि जिंक का साइज जो है वो कॉपर के साइज से बड़ा होता है. बट साइज ऑफ जिंक, बट एटॉमिक साइज ऑफ जिंक, साइज ऑफ Zn ग्रेटर देन Cu. ग्रेटर देन Cu होना चाहिए कम, लेकिन होता है ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो किसमें ज़्यादा है, जिंक में ज़्यादा है. जब न्यूक्लियर चार्ज जिंक के अंदर ज़्यादा है तो कॉपर का साइज छोटा कैसे हो जाएगा, तो साइज छोटा होना चाहिए जिंक का. तो इसका रीजन है, इसका जो रीजन है वो क्या है कि जिंक के देयर इज ए रिपल्सन टेक्स प्लेस. देयर इज अ repulsion take place. There is a repulsion take place between 3d10 electrons, 3d10 electrons and 4s2 electrons of Zn. 4s2 electrons of Zn. To minimize this repulsion, to minimize this repulsion, to minimize this repulsion, Zn increase its size. Zn increase its size. Yeah. To minimize this repulsion, the outermost cell, the outermost cell shift towards outward. Shift towards outward. जो outermost cell है वो बाहर की तरफ क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है. So atomic size increase. एटॉमिक साइज इंक्रीज, इससे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये हमारे पास पहला एक क्वेश्चन आ गया कि 3D सीरीज के एलिमेंट्स ले हम तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. लेकिन आफ्टर Mn और कॉपर तक साइज नियरली सेम रहता है. ठीक है. उसका रीजन है कि दोनों ये काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के लगभग बराबर हो जाता है. और आफ्टर दैट क्या है, कॉपर का साइज छोटा होता है और जिंक का साइज बड़ा होता है. तो जिंक का साइज बड़ा होने का कारण है कि जिंक, जब हम जिंक में क्या काम करेंगे, उसका एटॉमिक 1 2 3 और 4 इस प्रकार से करेंगे. तो यहाँ पर उसमें 4s इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3d इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन. अब रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो हमारी बाहर की सेल है 4s वाली, वो थोड़ी बाहर की तरफ और शिफ्ट हो जाती है, जिससे एटॉमिक साइज बढ़ जाता है. एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है. इस ये रीजन होता है हमारे पास कि जिंक का एटॉमिक साइज किससे ज्यादा होता है, कॉपर से. नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन,
ये तो हम पढ़ रहे थे सीरीज में, जब हम क्या है लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम से किस में जाएंगे, क्रोमियम की तरफ, जिंक की तरफ जाएंगे। लेकिन जब हम सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसका जो रीजन है वो है कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, बिकॉज डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, बिकॉज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप number of cell increase, so atomic size increase, so atomic size increase, so atomic size increase कर जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि यदि मैंने लिखा सचिन यानी स्कैंडियम यार ला एसी, ऐसे एलिमेंट्स को मैंने लिख लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्कैंडियम से बड़ा वाई है और वाई से बड़ा एल है और एल से बड़ा है एसी। ठीक है, तो जब मैं डाउन द ग्रुप आऊँगा तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। उसका कारण है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल है 4, इसमें नंबर ऑफ सेल है 5, इसमें नंबर ऑफ सेल है 6 और इसमें नंबर ऑफ सेल है 7। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम क्या है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हम मैं फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स को देखता हूं तो यहां से क्या है, एक क्वेश्चन आता है नंबर थर्ड, एटॉमिक साइज ऑफ ZR यानी जिरकोनियम नियरली सेम ऑफ HF यानी हॉफनियम, यानी जिरकोनियम का साइज जो है वो हॉफनियम के साइज के क्या है, बराबर है। ZR का साइज HF के साइज के बराबर होता है। ठीक है, और इसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन है इसका, मैं लिख सकता हूं कि एटॉमिक साइज ऑफ ZR नियरली सेम विद HF is due to lengthenoid LENTHANOIDS lengthenoid contraction। ये ऐसा lengthenoid contraction की वजह से होता है, lengthenoid contraction की वजह से होता है। यानी यदि मैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की बात करता हूं तो पहले आएगा मेरे पास टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, फिर हॉफनियम और फिर आएगा RF यानी रदरफोर्डियम। तो यहाँ पर क्या है, यदि इन दो एलिमेंट्स को लेते हैं हम तो जिरकोनियम का जो साइज है वो HF के साइज के बराबर होता है, और उसे हम समझेंगे थोड़ा सा इस यहाँ से एटॉमिक नंबर इसका 21 आता है, इसका 39 आता है, इसके 57 आता है और इसका हो जाएगा 89। लेकिन जब हम इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो इसका 22 आएगा, इसका हो जाएगा 40 और 40 से सीधा जो हमारे पास, ठीक है, एटॉमिक नंबर आता है वो आता है 72। तो यहाँ से बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से यहाँ तक के जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं F ब्लॉक के अंदर, मतलब वो एंटर करते हैं CE से लेकर, यहाँ से जो एटॉमिक नंबर 58 जो CE होता है सीरियम से लेकर, और एटॉमिक नंबर 78 यानी LU तक के सारे एलिमेंट्स जो है वो एंटर करते हैं किसमें, F ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से जो CE का इलेक्ट्रॉन F में जाएगा और लास्ट में LU का इलेक्ट्रॉन भी किसमें जाएगा, F में। जब F में जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, F में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वैसे वैसे ही क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है, कम, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है।
जब शील्डिंग इफेक्ट हमारा कम होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है, तो साइज घटता है, बढ़ने की जगह साइज घटता है। इसलिए क्या होता है कि साइज जिरकोनियम का साइज HF के बराबर होता है, और इस तरह से साइज के घटने को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेल का खिंचाव होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। HF का साइज ZR के साइज के बराबर होता है, और रीजन लिख देंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन लिखेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? Lengthenoid contraction, the regular decrease, the phenomena of regular decrease in the ionic radius, आयनिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड्स यानी CE से LU तक, बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, by increasing atomic mass, by atomic number, by increasing atomic number, known as lengthenoid contraction, उसे बोलते हैं lengthenoid contraction। यदि हम इसको ग्राफ से ड्रॉ करें तो यहाँ पर x एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पर लेंगे हम एटॉमिक नंबर, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस आ जाएगी, आयनिक रेडियस। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सीरियम है, और यहाँ पर हमारे पास LU है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 58, 59, 50, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से क्या है एटॉमिक नंबर है। तो जैसे जैसे क्या है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो एक नेक्स्ट एटॉमिक नंबर यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही क्या है आयनिक रेडियस जो है वो उसकी क्या होगी, डिक्रीज होती है। और इस प्रकार से रेगुलर डिक्रीज होने को ही बोलते हैं क्या, हम लेंथेनॉइड्स को बोलते हैं हम Ln से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3+ होती है। तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी आयनिक रेडियस भी रेगुलर डिक्रीज होती है। इसको बोलते हैं हम क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो रीजन होता है, रीजन क्या है कि भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f ऑर्बिटल, because new electron enter into 4f orbital which have less shielding effect, less shielding effect, and this effect decrease regularly as the electron enter into f orbital, यानी 4f ऑर्बिटल। जैसे जैसे 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता जाता है ये शील्डिंग इफेक्ट रेगुलरली डिक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। सो
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, रिजल्ट आयनिक रेडियस डिक्रीज, आयनिक रेडियस डिक्रीज। ये रीजन होता है किसका, जैसे जैसे एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, क्योंकि एफ का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, तो जैसे जैसे नए 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 एफ ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, क्योंकि 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, तो उतना ही क्या है हमारा, क्या है जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे डिक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे आयनिक रेडियस घट जाएगी। तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसका रीजन। तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज में मैंने वेरिएशन बता दिया कि सीरीज में जब आप क्या है स्कैंडियम से जिंक तक जाओगे तो किस प्रकार से साइज में वेरिएशन आती है, और जब आप क्या है किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो किस प्रकार से वेरिएशन आती है, और उनसे कौन कौन से क्या है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि HF वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जिरकोनियम और HF का साइज नियरली सेम होता है, रीजन हमको लिखना है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, इसमें टॉपिक नंबर 3, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी सेम ट्रेंड फॉलो करती है एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, यानी इट फॉलो सेम ट्रेंड एज एटॉमिक रेडियस। जैसे कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है, ऐसे ही आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी होता है। मतलब जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएंगे तो आयनिक रेडियस भी हमारी डिक्रीज होगी, और आफ्टर Mn रेडियस नियरली सेम रहेगी, आ गया। और फिर क्या है हमारे पास जिंक के केस में क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो जो हमारे पास क्या है आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है, वही ट्रेंड हमारा आयनिक रेडियस का भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को देखना होगा कि फॉर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये होता है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, आयन ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, आयंस ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, आयंस ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉलर देन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि हमारे पास कोई ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई आयन है, यदि दो एटम्स के आयंस के बीच में कंपैरिजन करें हम, जैसे Fe3+ जो आयन होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू Fe2+ में, और रीजन है इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे क्या होता है आयंस पे चार्ज बढ़ता है, वैसे ही क्या है उसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। जितना आयंस क्या होगा, आयंस पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, उसमें न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या है उसका साइज छोटा होगा, और उसके जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन है उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के दो आयंस हैं, ठीक है, जैसे Cu+ का जो साइज होता है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू Cu2+, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे क्या होगा चार्ज बढ़ेगा तो फिर क्या है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बोलते हैं इसको, और उससे क्या है हमारी आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। आयनिक रेडियस भी सेम ट्रेंड फॉलो करती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर ये आयनिक रेडियस हमारी इंक्रीज होगी।
क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है, उसका वेरिएशन है, और उससे संबंधित क्या थे कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टॉपिक यानी एटॉमिक प्रॉपर्टी नंबर 2, और एटॉमिक प्रॉपर्टी नंबर 2 है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल of an isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इट डिनोटेड बाई आई ई, इसे आई ई से डिनोट करते हैं, या फिर डेल्टा आई एच नॉट से डिनोट करते हैं, डेल्टा आई एच नॉट से, ठीक है। होता क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल एटम है और जो कि सॉलिड स्टेट में है। यदि वो सॉलिड स्टेट में है तो हम उसे क्या है, पहले एनर्जी देते हैं, और जो एनर्जी देंगे उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिससे मेटल एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और गैस में जब जाता है तो फिर हम उसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, और उसकी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेते हैं। यदि हमने वो आउटर मोस्ट सेल से एनर्जी दी है हमने और आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ठीक है, तब जो एनर्जी हमने उसको दी है उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी IE1। यदि इससे हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो इसी मेटल एटम से तो ये M2+ आयन में चेंज हो जाएगा और इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, तब मैं इसको जो एनर्जी दूंगा वो होगी IE2। यदि इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी मुझे निकालना हो, ठीक है, तो मैं फिर इसको एनर्जी दूंगा और इस एनर्जी का नाम होता है IE3, और इसमें से तीसरा भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे, तो ये गैसियस है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि IE1 यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, और सेकंड कम होती है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। सबसे ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है, कारण कि जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जब हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जब 3 निकलेंगे तो और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते रहते हैं वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फिर हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले मेटल एटम को हमें गैस में कन्वर्ट करना, क्योंकि गैस में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या है, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, ठीक है। दिस इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम पढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं
उनमें वो किस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में वैल्यू वेरिएशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज एलिमेंट्स to show irregularities in first यानी IE1 एंड सेकंड यानी IE2 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो 3D सीरीज के एलिमेंट जो होते हैं वो इरेगुलरिटी शो करते हैं, यानी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू में क्या है, ज्यादा रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, और इरेगुलरिटीज का रीजन होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो इट इज ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of some 3D series elements like D0, D5 एंड D10। जहां पर ये कंडीशन बनेगी D0, D5 या D10, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास S में एक इलेक्ट्रॉन है, वो D5 में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद D5 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसकी जो एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। और यदि हमें D में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर क्या है, और D10 है तो D10 से फिर क्या है, जो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यदि कोई कॉन्फ़िगरेशन हमारा D0 बन रहा है या फिर D5 बन रहा है या D10 बन रहा है, ठीक है, ऐसे केस में क्या है, इस कारण क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से या गेट करने की वजह से इसमें क्या आ जाती है, इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसके अंदर कि IE1 ऑफ Cu, IE1 यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो Cu की होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू Mn, ठीक है। IE1 जो होती है वो Cu की वो कम होती है एज कंपेयर टू Mn। इसका रीजन है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अभी बताया इरेगुलरिटी इस वजह से आती है, ठीक है ना। तो जब हम Cu का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो Cu का होता है 29 एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका लास्ट में 3d10 4s1। और जब हम क्या है Mn का देखेंगे तो Mn का 25 होता है और इसका Cr आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, Cr। यहाँ पर भी क्या आएगा, Cr आएगा। यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पे आएगा 3d5। तो यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे पास 3d5 और 4s2, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्रोमियम में S में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल्ली फिल्ड है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड है। अब हाफ फिल्ड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फुल्ली फिल्ड, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, Cr की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी Mn से कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन आता है, यहीं से बन जाता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देते हैं, जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है, ऐसे केस में क्या है, हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कराने जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं IE2 जो एनर्जी देते हैं,
वो Cr की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और Mn की क्या हो जाएगी, कम। तो I2 ऑफ Cr इज मोर देन Mn। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो Cr का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो हो जाता है 3d5 और Mn का हो जाता है 4s1। 3d5 4s। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है ना। 4s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया तो 4s1 बचा, यहाँ से निकल गया तो 3d5 बचा, ठीक है। तो 4s1 बाहर की सेल है, 3d5 उससे अंदर की सेल है, तो बाहर की सेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एनर्जी इसकी कम हो जाएगी IE2 और इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन हमारा Zn और कॉपर के लिए भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IE1 ऑफ Cu लेस देन Zn, और इसका आंसर भी हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही देते हैं, ठीक है। Cu का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 29 का, 29 Cu का, तो हो जाएगा 3d10 4s1, और जब जिंक का करेंगे तो जिंक का हो जाएगा 3d10 4s2, 3d10 4s2। अब वही है, 4s2 फुल्ली फिल्ड है, मोर स्टेबल है, 4s1 हाफ फिल्ड है, लेस स्टेबल है। इसके कारण IE2 किसकी है, इसकी IE1 इसकी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी कम हो जाएगी। कॉपर की IE1 कम, जिंक की ज़्यादा। जिंक का 4s2 हाफ फुल्ली फिल्ड और कॉपर का 4s1 हाफ फिल्ड है। सिमिलरली क्या होगा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसे केस में हम पढ़ेंगे IE2, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम रिलीज कराएंगे तो वो कॉपर की ज़्यादा हो जाएगी और जिंक की कम हो जाएगी, क्योंकि कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर हो जाएगा उसका 3d10 हो जाएगा, और जिंक एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर हो जाएगा 4s1। अब 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू 3d10, एज कंपेयर टू 3d10। तो इस केस में क्या हो जाएगा, IE2 फॉर कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक, IE2 फॉर कॉपर ग्रेटर देन जिंक। तो इनका हमें कॉन्फ़िगरेशन से क्या है, इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं कि कोई किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल होगा। तो हम इस के बारे में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में, राइट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक्स।